नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। जैसा आप देख पा रहे हैं, आतंजीत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सर स्वागत है आपका, जिस पर हम बात करेंगे क्योंकि इस समय अभी बीते कुछ दिन पहले जगदीप धनखड़ साहब जो हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति, उन्होंने जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट को लेकर के कुछ बातें कही थी। हालांकि उसमें निशाना उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर साधा था, जब वो कह रहे थे कि भाई राहुल गांधी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ये आरोप इसलिए लगा रहे थे क्योंकि राहुल गांधी ने मांग की थी कि सेबी के मामले में सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरीके से अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए तमाम सारी चीजें हुई, सेबी के मुखिया पर इतना बड़ा एक आरोप लगा हिंडनबर्ग की तरफ से, एक विदेशी एजेंसी की तरफ से, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट आखिर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, इस तरीके की मांग राहुल गांधी की तरफ से आई थी। अब उसको लेकर के धनखड़ साहब ने ये बयान दिया था। उसके बाद उन्होंने उदाहरण दिया था कि यूके और यूएस जैसे देशों में सुप्रीम कोर्ट, जो वहां के जो सबसे बड़े कोर्ट्स हैं, उन्होंने आज तक कितने मामलों का स्वतः संज्ञान लिया। तो ये वो उदाहरण दे रहे थे। एक तरफ वो विदेशी एजेंसी के लगाए गए आरोप पर, राहुल गांधी की एक मांग पर राहुल गांधी को एक तरीके से देशद्रोही बताने का काम कर रहे थे, दूसरी तरफ वो विदेश का उदाहरण भी दे रहे थे। आतमजीत सर, मैं आपसे समझना ये चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के मामले में स्वतः संज्ञान नहीं लेता है, तो क्या उसके लिए देश के लोग मांग कर सकते हैं? कोई सियासी दल का नेता मांग कर सकता है? या सुप्रीम कोर्ट जो स्वतः संज्ञान लेता है वो किन मामलों में लेता है? जरा संक्षेप में ये बताइएगा, फिर हम सवाल की तरफ चलेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का गठन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए हुआ था, देश के संविधान की सुरक्षा के लिए हुआ था, और देश की कार्यपालिका या देश का एग्जीक्यूटिव जिस तरीके से काम कर रहा है वो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार होना चाहिए। और जहां भी लेजिस्लेचर कोई बिल पास करता है या कोई लॉ बनाता है, और अगर वो संविधान में के अनुच्छेदों में दिए नागरिकों के जो उनके अधिकार हैं उनके तहत नहीं है, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर है उस लॉ को या उस वायलेशन को करेक्ट करने की। या तो वो वापस लेजिस्लेचर को बोल सकता है कि आप इस लॉ को ठीक करिए, इसमें पब्लिक के अधिकारों का हनन हो रहा है, या फिर वो उसको सिरे से खारिज भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ बेल देना या हाई प्रोफाइल केसेस सुनना या लोगों की जो आकांक्षाएं हैं सुप्रीम कोर्ट से वो बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि आपने देखा देश की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही देख रही है। ऑपोजिशन मेंबर्स जितने भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के हैं वो देश की तरफ देख रहे हैं। उसका रीजन ये है कि देश की कार्यपालिका, देश की जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस थी, चाहे वो बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन था, चाहे वो सेबी थी, चाहे वो आरबीआई है, इन सब चीजों में अब ये देखने में आ रहा है कि शीर्ष पे बैठे लोग जो उन इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर रहे हैं उनमें इम्प्रोप्राइटरी का मामला आ रहा है सामने। और बहुत सारी स्टेट्स में जो अपोजिशन रूल स्टेट्स हैं उस पे सेंटर की सरकार द्वारा ईडी सीबीआई द्वारा जो प्रताड़न किया जा रहा है उसके बहुत सारे केसेस पिछले 10-11 साल में आ गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जिस तरीके से आरजीआर मेडिकल कॉलेज का वो रेप केस का मामला स्वतः संज्ञान लिया, तो मणिपुर के मामले में सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों थी? क्योंकि स्टेट पूरा तहस महस हो रखा था। मई के महीने में 2023 में जब वायलेंस शुरू हुई और 26 मई को जब वो फोटोज आई जिसमें लोगों को नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा था और पुलिस और प्रशासन वहां गायब था और आर्मी से वेपन भी छीन लिए गए, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर वायलेंस पे स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? हाथरस की घटना पे स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? उत्तराखंड के मामले में जब अंकिता का मर्डर केस हुआ था और उसके बाद वहां पे सबूत मिटाने के लिए बुलडोजर चलाए गए, उस पे स्वतः संज्ञान नहीं लिया। तो लोगों में ये मंशा जाग जाती है कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी निष्पक्ष नहीं रह गया? अगर सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है तो उसको दिखाना चाहिए कि अगर एक मामले में स्वतः संज्ञान ले रहा है तो बाकी मामलों में भी उसको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। जी, मुझे सर एक चीज बताएं, ये जो इस समय जिस तरीके के उदाहरण पीछे कुछ देखने को मिले, जैसे
सीईसी की अगर हम बात करें, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की बात हो, जिसमें खुद सुप्रीम कोर्ट मतलब उन्हीं का ही फैसला था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया हुआ फैसला था कि एक कमेटी बनेगी जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष का नेता होगा और साथ ही साथ खुद जो है वो सीजेआई साहब होंगे। उनके उसके बाद सीजेआई साहब को बाहर कर दिया गया, किस तरीके से उसको विधेयक ला करके उनको बाहर किया गया और वहां पे रखा किसको गया, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक मंत्री या नेता जो भी रखा गया, तो वो एक अपना बहुमत सेट कर लिया गया। इसी तरीके से दिल्ली सरकार के मामले में हुआ, जब दिल्ली में दिल्ली सरकार को अधिकार दिया सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर कि भाई जो कर्मचारी अधिकारी उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग और नियुक्ति की बात आई, तो उसको भी विधेयक ला करके, अध्यादेश ला करके उसको भी चेंज कर दिया, बिल लाया गया और चेंज कर दिया गया। इसी तरीके की चीजें जम्मू कश्मीर में फिर हो गई कि अधिकार दे दिए गए कई सारे। अब ये जो इस तरीके के मामले सामने आए एक के बाद एक लगातार, क्या ये सीधे तौर पर चुनौती नहीं थी न्यायपालिका को? कार्यपालिका ने खुद को मजबूत दिखाने के लिए, अपने को ज्यादा ताकतवर दिखाने के लिए क्या ये सारी चीजें की और दिखाया भी कि वो ताकतवर है, उनके हाथ में ज्यादा पावर है? देखिए, जो आपने मेंशन किया, गवर्नर्स के अधिकार क्षेत्रों की बात है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर ये बनता है कि इसमें गवर्नर के अधिकार क्षेत्र क्या है। आपने केरल की सरकार में देखा, वहां के गवर्नर ने वीसी की अपॉइंटमेंट्स केरल की सरकार की कैंसिल कर दी और मत तनातनी हो गई। आपने तमिलनाडु में देखा कि गवर्नर ने जो बिल्स पास कर रखे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ने, वो बिल्स जो हैं वो गवर्नर के पास जाते हैं, क्योंकि गवर्नर का काम है उन बिल्स को ओके कर देना और वो लॉ बन जाते हैं। वो उन्होंने बिल्स अपने पास रख लिए और कुछ बिल्स उन्होंने प्रेसिडेंट को भेज दिए और कुछ पे उन्होंने टिप्पणी भी नहीं की। तो तमिलनाडु की सरकार ने कहा ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है, हमारे बिल्स यहाँ मेजॉरिटी वोट से पास हुए हैं और गवर्नर उनको डिले करके बैठे हैं। यही बात वेस्ट बंगाल के गवर्नर के यहाँ हुई कि वेस्ट बंगाल में भी कई बिल्स जो हैं वो पास लेजिस्लेटिव असेंबली से होके जाते हैं और वहां पे वो अप्रूव नहीं होते हैं। और गवर्नर वेस्ट बंगाल पे तो एक महिला का केस भी चल रहा था जिसमें उन्होंने इम्यूनिटी ले ली कि मैं गवर्नर हूं और ये जो है स्टेट जो है कॉम्प्लिसिट होके मेरे पे एक महिला के साथ छेड़छाड़ का केस लगा रही। और उसी वेस्ट बंगाल की जब कलकत्ता में रेप केस होता है तो गवर्नर बॉस में बिल्कुल अपना एक्टिविज्म दिखाते हैं और तुरंत ऑर्डर दे देते हैं कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए और इसमें जो है ये सब हो रहा है। तो जो गवर्नर्स का और एलजी का, जैसे आपने दिल्ली का मेंशन किया, लिमिटेड पावर्स हैं, तो सेंट्रल की सरकार के अंडर पुलिस और लैंड आता है, बाकी सारे जो रूल्स हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है। पर दिल्ली में केजरीवाल सरकार को काम करने नहीं दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। आज भी वो जेल में है। मतलब ये पहली बार हमारे हिस्ट्री में हुआ है कि एक इलेक्टेड सीएम जो है वो तिहाड़ जेल में है। हेमंत सोरेन वाइल इन ऑफिस एक पुराने केस में उनको अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद जब वो बेल लेकर आ गए तो फिर उनके ही पार्टी में तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई, चंपाई सोरेन को बुलाकर। हालांकि उनके पास ज्यादा एमएलए नहीं थे, नहीं तो वो पार्टी की तोड़फोड़ वहां भी कर ली जाती। महाराष्ट्र में आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया जब वहां पे जो दो बड़ी पार्टियां थी, एक शिवसेना बीजेपी अलायंस में, उसको तोड़ दिया गया 2.5 साल की सरकार के बाद, और एनसीपी में भी तोड़फोड़ दी। और उसके बाद जब उनको मेजॉरिटी के लिए असेंबली में बुलाने की बात आई स्पीकर द्वारा, तो स्पीकर अपना ही मनोनीत करके उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में मेजॉरिटी प्रूव किए बगैर सरकार बना ली। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसको बताया कि ये जो है ये इलीगल है, पर तब तक डैमेज हो चुका था क्योंकि सीएम रिजाइन कर चुके थे, सरकार बदल चुकी थी। तो उस पर फैसला आया भी तो इतनी देरी से आया कि उसका कुछ हुआ नहीं। तो जिस तरीके से स्टेट्स के साथ डील किया जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको अनगिनत एग्जांपल दिए, अभी एक और एग्जांपल आ गई सिद्धारमैया पे। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक केस है जिसमें उनको लैंड स्वैप करके उन्होंने दूसरी जगह जमीन पे अपना एफआईआर ओके करवाया। अब गवर्नर वहां के जो है वो सिद्धारमैया पे कार्रवाई करने का आदेश दे रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हेमंत सोरेन। इस मामले में एक चीज मैं और कर दूं, दर्शकों की जानकारी के लिए अपडेट भी कर दूं कि ये जो सिद्धारमैया पर जांच का आदेश दिया गया था, जो मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी जो गवर्नर साहब ने दी है, उसमें कांग्रेस की तरफ से जो वहां पे सरकार में गृह मंत्री हैं, उन्होंने पहले ये बात कही थी कि गवर्नर के ऊपर बहुत दबाव है और निश्चित तौर पर जांच होगी। ये जो दबाव था, उन्होंने साफ ये कहा था कि गवर्नर के ऊपर से दबाव है।
आतमजीत सर, ये जो ऊपर से दबाव है, तो क्या वो केंद्र सरकार की बात कर रहे थे, केंद्रीय गृह मंत्री की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे? किसका दबाव था गवर्नर के ऊपर की जांच का आदेश आपको देना ही है? देखिए, इस देश की सरकार को सिर्फ दो लोग चला रहे हैं, एक तो पीएमओ चलाता है, गृह मंत्रालय चलाता है। और ज्यादातर जो गृह मंत्रालय है, गवर्नर्स के रोल को लेकर गृह मंत्रालय पे ही उंगलियां पॉइंट आउट होती हैं या छींटाकशी की जाती है, क्योंकि गृह मंत्रालय रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी राज्य के व्यवस्था के लिए, खासकर लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था के लिए। तो जैसे वेस्ट बंगाल में ये रेप केस हुआ, मणिपुर की घटना हुई, या आज की डेट में और भी स्टेटों में दिक्कत आ रही है। अभी तो हम डिजास्टर मैनेजमेंट पे गए ही नहीं है, जिस तरीके से फ्लड मैनेजमेंट है त्रिपुरा का, पिछले साल आपने देखा असम का, हम लोग वो मिटिगेशन पे तो जा ही नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर सारा गृह मंत्रालय से ही कंट्रोल होता है। अगर कहा जाता है कि गवर्नर के ऊपर से प्रेशर है, हालांकि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की सरकार ने एचडी कुमारस्वामी और पिछली सरकार के 3 कैबिनेट मिनिस्टर पे, जिसको 40% सरकारा कहा जाता था, उस पे कार्रवाई करने के आदेश भी अपने स्टेट गवर्नमेंट्स को या स्टेट पुलिस को दे दिए हैं। तो ये एक काउंटर अटैक है। तो जिस तरीके से गवर्नर का अटैक सिद्धारमैया पे आया, जो कि सिटिंग सीएम है, तो काउंटर अटैक के रूप में जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, और आपको पता है एचडी कुमारस्वामी आज की डेट में कोalition गवर्नमेंट में मंत्री हैं। तो ये इस तरीके से इसको, ये रस्साकशी में पब्लिक का नुकसान होता है। गवर्नर्स के रोल क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। क्या गवर्नर का रोल ये है कि वो देश के यूनिवर्सिटीज की वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट देखे? क्या गवर्नर का ये रोल है कि लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हुए बिल्स को कितने समय तक वो रख सकता है या प्रेसिडेंट एड्रेस के लिए भेज सकता है? क्या गवर्नर का रोल है कि वो किसी मामले में सीबीआई या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की इंक्वायरी जनरेट कर सकता है? क्या गवर्नर का ये रोल है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के सीएम को वो जेल में डालने का या अरेस्ट करने का या उसकी पावर्स कर्टेल करने का कर सकता है? तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जब उत्तराखंड के अंकिता रेप केस में एक बीजेपी के बड़े नेता का नाम आता है, तो उस समय वहां की उत्तराखंड की हाईकोर्ट भी और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी स्वतः संज्ञान नहीं लेती। इसी तरीका हाथरस की बेटी को जब जलाया जाता है क्योंकि वो दलित बेटी होती है, तो उस मामले में भी उस मामले को आनंद फानंद में इधर उधर कर दिया जाता है और उस पर वो नहीं होता। आपने देखा कि बुलडोजर माफिया या बुलडोजर जो ट्रेंड चला है उत्तर प्रदेश से योगी सरकार ने, वो मुसलमान या माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर तो बुलडोजर, उनके घरों पे बुलडोजर चल जाता है, पर जब वही एक्यूज कोई हिंदू होता है या कोई मेजॉरिटी रिलीजन का होता है, तो उसको वहां ही के लोकल पुलिस कमिश्नर या डीसी कह के टाल देते कि भाई ये तो मुसलमान नहीं है, इस पे तो बुलडोजर चलना अलाउड नहीं। और ये बुलडोजर कल्चर जो यूपी से शुरू हुआ, ये उत्तराखंड में भी चला गया, और उत्तराखंड में अंकिता मर्डर केस में उसका इस्तेमाल सबूत मिटाने के लिए किया गया। उसी बुलडोजर का इस्तेमाल आपने देखा भिंड में एक लड़की का रेप होता है, और उसके बाद जब जर्नलिस्ट पूछता है क्या इस रेप एक्यूज पे भी बुलडोजर चलेगा, तो वहां के डीसी ये कहते हैं कि नहीं भाई, ये तो हिंदू है, इस पे नहीं चलेगा। और जहां एक पैगंबर मोहम्मद की इंसल्ट को लेकर जब एक वहां का लोकल कांग्रेस पार्टी का जो क्या नाम है लेजिस्लेचर का भाई लीडर, वहां का वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल का, जब थाने जाता है और कहता है कि इस पे स्वतः संज्ञान, थाने को कहता है कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए, तो वहां पे स्टोन पेल्टिंग होती है। भाई पत्थर किसी ने भी चलाया हो, या पुलिस ने चलवाया हो या उपद्रवियों ने चलवाया हो, वहां पे 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो जाती है, 150 अनगिनत मतलब अनआइडेंटिफाइड लोगों पर एफआईआर हो जाती है, और उस लीडर का, उस आदमी के घर का, उसके आदमी के घर का बिना किसी नोटिस के उसकी पूरी कोठी को निस्ता नाबूद कर दिया जाता है। उसकी गाड़ियां जो हैं वो बुलडोजर के नीचे आ जाती हैं। तो बात ये आ जाती है, क्या ये बुलडोजर कल्चर या ये जो ईडी सीबीआई का डर है, या जिस तरीके से लीडरान को जेल में डाला जाता है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशनल बिल में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया कि एक स्टेट को यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। ये विधायिका का फैसला था उस समय आर्टिकल 370 हटाने के लिए। 2018 से लेके 2024 तक वहां पे इलेक्शंस नहीं करवाए गए, और आज भी उनको स्टेटहुड नहीं मिला है। तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर नहीं है? क्या जम्मू और कश्मीर का मामला सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान का मामला नहीं है? क्या ये वहां के जो लोग हैं, वहां की जो आईन है, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का उल्लंघन नहीं है? तो बात यह आ जाती है कि क्या सुप्रीम कोर्ट
भी सिलेक्टिव मामलों में स्वतः संज्ञान ले रही है? क्या अदानी का डीआरआई केस जो 2014 से पेंडिंग पड़ा है, जिसमें कहा गया था कि डीआरआई द्वारा प्रमाणित किया गया था किस तरीके से पावर परचेज इक्विपमेंट ओवर इनवॉइसिंग करके विनोद अदानी ने गौतम अदानी को बेचे, और उसमें उस समय डॉलर का रेट 70 था या 75 रुपए था, तो करीब 7,000 करोड़ रुपया, 7,500 करोड़ रुपया, $1 बिलियन जो है ओवर इनवॉइसिंग से कमाया गया, और उसी पैसे का इस्तेमाल जो है स्टॉक पार्टेकिंग में या अम्बानी ने अपने ही शेयर्स को बढ़ाने में वो पैसा खर्च किया। उन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जिनकी बेनिफिशियल ओनर्स के नाम तक सेबी ने जरूरी नहीं समझे। पहले मैंडेट था कि बेनिफिशियल ओनर्स का नाम देना जरूरी होता था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को या एफपीआईज को, वो उन्होंने क्लॉज हटा दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है कि आप ये हिंडनबर्ग का जो मामला आया था 24 जनवरी 2023 में, जिसमें अदानी के ऊपर इल्जामात ये लगे थे कि अदानी राउंड ट्रिपिंग करके अपनी ही शेल कंपनीज के द्वारा, उन 14 शेल कंपनीज के नाम भी दिए गए जिसमें विनोद अदानी का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सेस था, कि उन 13 कंपनीज द्वारा अदानी के शेयर्स को खरीदा गया। उन शेयर्स को 100 रुपए के शेयर को 4,000 रुपए का बना के LIC, SBI और बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हमारी देश की पब्लिक सेक्टर की हैं, उन पे पैसा रख के और पैसा लिया गया, लोन लिया गया, और उन पैसों से हॉस्टाइल टेकओवर्स किए गए, अंबुजा सीमेंट के, ACC सीमेंट के, और बहुत सारी हमारी संपत्ति, देश की संपत्ति जो टैक्स पेयर्स की संपत्ति है, उसको अदानी के कंट्रोल में दे दिया गया। क्या ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर नहीं बनता है? क्या ये मामला इम्प्रोप्राइटरी का मामला नहीं बनता है? और माधुरी पुरी बुच का जब ये सामने आया कि वो और उनके पति जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे पैसा, वो कंपनी इनडायरेक्टली वही अदानी के शेयर्स खरीद रही थी जिसके खिलाफ माधुरी पुरी बुच एज अ सेबी चेयरपर्सन इंक्वायरी कर रही थी, और वो जो 23 रिपोर्ट्स सबमिट हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसकी प्रेजेंटेशन माधुरी पुरी बुच ने दी है। तो क्या ये मामला सीरियस नहीं हो जाता? क्या सुप्रीम कोर्ट उस इंक्वायरी को अदानी के खिलाफ रिविजिट करेगी? क्या ये इंक्वायरीज फिर से होंगी? क्या चेयरपर्सन को हटा के नया चेयरपर्सन बनाया जाएगा जो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करे? तो बहुत सारे सवाल हैं जिसमें जवाब हम ढूंढ रहे हैं, पर वो जवाब देश के संविधान में दिए हुए अधिकार, जो नागरिक के अधिकार हैं, वही इंस्टीट्यूशंस भी हैं। इंस्टीट्यूशन की स्वतः इसीलिए दी गई थी कि ताकि इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट काम करें और सरकार के गलत कामों को रोकें। पर अब क्या हो रहा है कि जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो सरकार के साथ मिलकर काम कर रही हैं, और लूट की बंदरबाट हो रही है, और सब यहाँ पे पैसा बना रहे हैं, और गरीब होता जा रहा है, और देश की सरकार के साथ जुड़े लोग जो हैं वो बिलियनर्स बनते जा रहे हैं, और देश की पब्लिक प्रॉपर्टी को कुछ चंद हाथों में देख के देश को भुखमरी के कागार पे लाया जा रहा है। इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को स्वतः लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, आपने कई सारे मामलों का, कई सारी चीजों का जिक्र कर दिया जो इस समय लेटेस्ट मामले हैं, उनका भी जिक्र आ गया। जिस तरीके से महिलाओं के साथ व्यवहार हुआ देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में, लेकिन चर्चा में केवल जो पश्चिम बंगाल का मामला रहा, जिसमें लंबी बहस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है लगातार, CBI से लेकर के वो सारी चीजें हुई। वहीं महाराष्ट्र में घटना होती है, उसके बाद जब महाराष्ट्र में विपक्षी दल बंद बुलाते हैं तो महाराष्ट्र की सरकार जो है वो हाईकोर्ट से स्टे ले आती है कि आप बंद नहीं कर सकते, और हाईकोर्ट आदेश भी दे देती है कि हाँ बंद नहीं होगा, ठीक है, उस पर बंद नहीं होता है। ये सारे मामले, इस तरीके के जो लगातार मामले आ रहे हैं, मुझे एक चीज बताएं सर, क्या सरकार बनाम ये जो कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका की लड़ाई है, या सरकार बनाम CJI की लड़ाई है जिसमें जनता पिस रही है, या इसके पीछे जो है वो केवल और केवल देश को उलझाया जा रहा है, बाकी सारे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार के पास ये एक ठीक विकल्प है कि ऐसी चीजें उलझी रहें तो लोगों का ध्यान उधर रहेगा और मुद्दों पे बात नहीं होगी, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, या तमाम सारी अलग अलग मुद्दे हों। आपको याद होगा 2017 में देश के 4 मुख्य न्यायाधीश पब्लिक एड्रेस करते हैं, और वो उस टाइम के CJI दीपक मिश्रा के खिलाफ ये कहते हैं कि जो मास्टर ऑफ रोस्टर हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के केसेस उन कोर्ट्स में डाल रहे हैं जिसमें जजेस जो हैं वो सरकार के प्रति सॉफ्ट हैं।
मतलब कि वो सरकार के खिलाफ फैसले नहीं देते हैं। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हैं वो जिन कोर्ट्स में जा रहे हैं, ये डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और उन्होंने आगाज किया देश की जनता को कि देश के लोकतंत्र को बचाना है, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट, एज ए सुप्रीम कोर्ट जज, ये गुजारिश है कि देश की जनता इसमें कुछ करे। अब देश की जनता, देखिए, देश की जनता आपको चुन के लाती है, वोट भी डालती है। देश की जनता जीएसटी भी देती है। देश की जनता अगर इनकम टैक्स फाइल ना करे तो उस पर पेनल्टी भी लगती है। देश की जनता को हर वो काम करना पड़ता है। और आप अगर स्वच्छ भारत अभियान देखें तो देश की जनता के हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया गया कि आप ही झाड़ू लगाइए और अपने भारत को स्वच्छ रखिए। जब देश की जनता का इतना दायित्व हो जाता है तो देश की जनता द्वारा चुने गए विधायकों को, लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट्स को, या उनके द्वारा चुने गए आयोगों को या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, क्या उनका दायित्व नहीं बनता है जनता के प्रति? अब तो ऐसा मामला हो गया है कि कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, वो ये कहते हैं कि देखिए, हमारे बीच में कुछ लोग बचे हैं जो देश की चिंता करते हैं, बाकी जो हैं वो सब अपने घर की चिंता करते हैं। तो देश को बचाना है तो जनता को निकलना पड़ेगा। देश, जनता तो आपको चुन के भेज रही है, तो आपका दायित्व क्या है? खाली सैलरी लेने का दायित्व है आपका, या खाली पेंशन लेने का दायित्व है? आप साल में 50 दिन काम करें, 100 दिन काम करें, पार्लियामेंट में जाके बहस करें और बातों को आगे रखें, और उसके बाद आपका दायित्व खत्म हो जाता है। जनता के बीच में रहना देश के एमएलए और एमपी का काम है। देश के नुमाइंदे जो चुने जाते हैं वो जनता की सेवा के लिए चुने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हैं, जो कोलेजियम के थ्रू चुने जाते हैं, उनका भी दायित्व जनता के प्रति है, क्योंकि जनता की टैक्स के पैसे से ही उनका घर चलता है। देश की कार्यपालिका के जितने भी आप सिविल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, जहां पे लेटरल एंट्री के द्वारा यूपीएससी से नोटिफिकेशन निकाली गई और बाद में उस नोटिफिकेशन को वापस लिया गया, वो इसीलिए लिया गया क्योंकि ग्रेड ए ऑफिसर्स की नियुक्ति आप इसे इनडायरेक्ट तरीके से नहीं कर सकते। आपको 13 पॉइंट रोस्टर देखना पड़ेगा, जिसमें जो संविधान के अनुसार एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों को आरक्षण दिया, उस आरक्षण दिए बगैर आप लेटरल एंट्रीज नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर आप देखें कि आज की डेट में राजनीति में कितने लोग हैं जो एससी एसटी ओबीसी समाज के जो हैं वो आगे बढ़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कितने लोग आगे बढ़े हैं, तो आप पाएंगे 90 से 95% तो अपर कास्ट के लोग ही पॉलिटिक्स में भी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी हैं। तो फिर आप कहते हैं सोशल जस्टिस कैसे हुआ? आप कास्ट सेंसस नहीं करा पाते। आज हमारे देश में 2011 के बाद कास्ट सेंसस नहीं हुई, इसीलिए हमारे पास पीरियोडिक लेबर फोर्स का डेटा नहीं है, हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन का डेटा नहीं है, हमारे पास हमको ये भी नहीं पता है कि जो वेलफेयर स्कीम्स हम दे रहे हैं वो रूरल गरीब लोगों को जा रही है या अर्बन गरीब लोगों को जा रही है। सरकार का पैसा, टैक्स का पैसा वेस्ट हो रहा है क्योंकि कास्ट सेंसस नहीं हुई है, और जनरल सेंसस भी, पॉपुलेशन सेंसस नहीं हुई है। महिलाओं के अधिकार इसलिए रुके पड़े हैं क्योंकि आपने कहा था 33% आरक्षण देंगे, डिलिमिटेशन होगी, पर डिलिमिटेशन भी पॉपुलेशन सेंसस से रुकी पड़ी है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेके सरकार को आदेश नहीं देना चाहिए कि आप इतने टाइम लिमिट में जो है वो पॉपुलेशन सेंसस कराएं? जम्मू और कश्मीर में अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं देती कि 30 सितंबर तक आपको इलेक्शन कराने हैं, तो अभी ये इलेक्शन 6 महीने और लेट हो जाते। तो जहां जहां सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं उन आदेशों का पालन करना सरकार का दायित्व बनता है, बशर्ते सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट होके और इस तरीके की चीजों पे जिसपे लोग अफेक्ट होते हैं, लोगों के मौलिक अधिकार अफेक्ट होते हैं, महिलाओं के अधिकार अफेक्ट होते हैं, और देश के जो पेपर लीक हो रहे हैं, हर स्टेट में पेपर लीक हो रहा है, और जहां जहां पेपर लीक हो रहा है वहां वहां डबल इंजन की सरकार है। नीट के मामले में क्या स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए कोर्ट्स को? क्या पेपर लीक हो रहा है जिसमें बच्चों का भविष्य जो है वो अधर में जा रहा है कि उनका एज लिमिट पार कर जाएगा, फिर उनको नौकरी नहीं मिलेगी। एक एक बच्चे पे पूरा परिवार निर्भर होता है, जो पढ़ा लिखा के अपने बच्चे को बड़ा करता है वो यही सोचता है कि वो आगे चल के घर चलाएगा। तो इस तरीके की चीजें जब आप उसको सोशल प्रिज्म से देखेंगे, आप उसको सामाजिक दृष्टि से देखेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत बड़ा दायित्व है इस देश के लोकतंत्र और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का। जी, निश्चित तौर पे। और अब सुप्रीम कोर्ट से लोगों की उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि सरकार को कई मामलों में निराशा, सरकार से जो है लोगों को कई मामलों में निराशा होती रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आतंजीत सर, इन महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच।